कल 1 तारीख है बाबूजी, और आप लोगों को महेश के यहाँ जाना है, याद तो है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है, मुरझाए स्वर में दीनदयाल ने कहा। तो फिर आज ही तैयारी कर लीजिए। और रमेश बिना जवाब की प्रतीक्षा किए दंतनाता हुआ चला गया। आखिर क्या तैयारी करनी है? झोले में पति पत्नी के 2-4 कपड़े ही तो डालने हैं। कौन सा लाव लश्कर के साथ जाना है? वैसे भी इस 1 माह में देख चुके थे कितने सुख से रखा था बहू बेटे ने। अमावस की रात, घटाटोप अंधेरा, घनघोर बारिश, पूरा सावन जैसे आज ही बरस जाएगा ऐसा लग रहा था। ठंडी सर्द हवाएं सुई की नोक से चुभ रही थी। नींद बैरन बन गई थी। पीड़ाओं का समंदर लहरा रहा था। 80 बरस के दीनदयाल जी को कुशवाहा कांत की पंक्तियां याद आ रही थी। एक दर्द सा दिल में होता है, एक होक सी दिल में उठती है, मैं चुपके चुपके रोता हूँ जब दुनिया सारी सोती है। आज उन्हें सब कुछ याद आ रहा था। पेशे से वकील दीनदयाल जी की गिनती जामनगर के बड़े बड़े रईसों में थी। लोग उन्हें बाबूजी कहकर ही बुलाते थे। 200 एकड़ का फार्म हाउस, 3 बड़े शानदार मकान और शहर के मध्य में 40,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। करोड़ों के मालिक थे। मित्रगण उन्हें कहते, आपका नाम तो दशरथ होना चाहिए था। 4 बेटे इतने ऊंचे पदों पर आसीन हैं, सुशील बहुएं हैं, सारे सुख हैं आपके पास। छुट्टियों में सारे बेटे सपरिवार आते। बेटे भी 1-1 माह की छुट्टी लेकर आते। ये माह असीम आनंद का होता। दादाजी, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। नहीं दादाजी, मैं सोऊंगा, ये कल सोया था। दादाजी, कहानी सुनाइए ना। और क्या मजाल जो दादाजी बिना कहानी सुनाए सो जाएं। अरे दादाजी देखिए ना, इसने मुझे चिकोटी काट ली। बच्चों की शरारतों के बीच वक्त का पता ही नहीं चलता था। चलते चलते बहू बेटे अपने घर आने का प्यार भरा निमंत्रण देना भी नहीं भूलते थे। और कभी कभार जाने पर स्वागत और सेवा भी ऐसी होती कि पति पत्नी अभिभूत होकर सोचते, कितने भाग्यशाली हैं हम। कुछ वर्ष पूर्व वकालत वो छोड़ चुके थे, पर आज भी उनके काम का लोग लोहा मानते थे। उनकी प्रतिष्ठा बराबर बनी हुई थी। पर एक दिन जरा सा अस्वस्थ क्या हुए, बस निर्णय ले लिया, संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा 4 पुत्रों में करके बेफिक्र हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ये सोचकर कि संतान अच्छी है तो उनके सहारे बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। जायदाद बांटी भी गई और सौंपी भी गई। लेकिन जैसे ही उनके रहने और परवरिश की बात आई, उन्हें गहरा सदमा लगा जब 4 पुत्रों ने कोई न कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया। पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अंत में फैसला हुआ कि 1-1 माह सभी पुत्रों के पास रहेंगे और मन मारकर ही सही उन्हें राजी होना पड़ा। पहली पारी छोटे बेटे दिनेश की थी। कॉल बेल बजाने पर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। शायद नौकर था। बोला, आप लोग? दिनेश के माता पिता हैं। ओह! उसने अभिवादन किया और उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया। दीनदयाल जी ने पूछा, कहाँ हैं भाई सब लोग? साहब दौरे पर हैं, मैडम पार्टी में गई हैं और बच्चे स्कूल। गहरा धक्का सा लगा था उन्हें। किसी को भी प्रतीक्षा नहीं थी उनकी। किसी के भी पास घर में रुकने का आज भी वक्त नहीं था। नौकर ने कहा, आइए आपको आपका कमरा दिखा दूं। कमरा देखकर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उनकी इच्छा हुई तुरंत लौट जाएं, पर मन मारकर रह गए। ये 1 माह कैसे बीता उनकी आत्मा ही जानती थी। और अब केवल 3 दिन शेष थे।
वापस जाने में 1 माह जो पूरा होने वाला था और इंस्पेक्टर बेटा आया, जो इन दिनों शायद ही कभी दिखा था। क्या बताऊं बाबूजी, ये इंस्पेक्टर की नौकरी ही ऐसी है, वक्त ही नहीं मिलता। आप ठीक से तो रहे ना? और माँ, बहू ने सेवा तो की ना? कोई कमी तो नहीं रखी ना? सब ठीक था बेटा, बहू ने भी बहुत सेवा की। ये तो उन दोनों का मन ही जानता था कि सेवा मिली थी या तिरस्कार। सभी के पास रह रहकर देख लिया था, कोई शेर तो कोई सवा शेर। और यही सब कुछ याद करते करते अचानक दीनदयाल जी ने एक अप्रत्याशित निर्णय ले लिया और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। बाबूजी के कदम बढ़ चले अपने अभिन्न मित्र एडवोकेट राजीव सक्सेना के घर की तरफ, और दोनों मित्रों ने काफ़ी देर की मंत्रणा के बाद आखिरकार अंतिम निर्णय ले ही डाला। पिछला वसीयतनामा निरस्त कर नया तैयार कर लिया गया, जिसके अनुसार शहर के मध्य 40,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट अपनी पत्नी पार्वती के नाम पर पार्वती हॉस्पिटल बनेगा। 200 एकड़ की आमदनी उनके मेंटेनेंस के लिए और 2 मकान मरीजों के साथ आए परिवारजनों के रहने के लिए। 1 मकान स्वयं के लिए रखा, जिसके लिए निर्देश था कि पति पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसे भी हॉस्पिटल के लिए दे दिया जाए। सभी पुत्रों को मकान खाली करने के आदेश और खेती व प्लॉट से कब्जा हटाने के नोटिस के साथ नए वसीयतनामे की एक कॉपी भेज दी गई। 4 महीने के बाद आज दीनदयाल खुलकर मुस्कुराए थे।